I, Kushal Kumar Bansal, welcome you all on my behalf and on the behalf of Government College of Pharmacy, Rodu, District Shimla, Himachal Pradesh, in one-day webinar entitled To Know Your Rights. Dear participants, I would like to introduce our most valued guest speaker of the day, Dr. Deepak Miglani. We welcome you, sir. Dr. Deepak Thank you, sir. Miglani is an assistant professor at School of Law, Sushant University, Gurugram. Dr. Miglani has completed Bachelor of Law in 2003 at Faculty of Law, Maharshi Dayanand University, Rohtak. He has also completed Master in Law in 2007 and PhD in 2012. After the completion of his PhD, he got engaged in teaching work in different law colleges, and in March 2016, he joined School of Law, Sushant University, Gurugram. Dr. Miglani has YouTube channel by the name Legal Point, Judiciary, CLAT, and Law Entrance Exam, and this channel has millions of viewers every month. On his YouTube channel, Dr. Miglani posts simple and short videos on judgments from the Supreme Court, High Court, and tribunals, and also on circulars and notification from the government. So this is the brief profile of our guest speaker, Dr. Deepak Miglani. Now, without taking much time, I would like to invite Dr. Deepak Miglani on virtual platform to start the session. Over to you, Dr. Deepak Miglani, sir. थैंक्स कौशल सर। Thank you, sir. सर मैं सबसे पहले मैं मतलब विनीत सर का, विक्रांत सर का मुझे आप सभी के नाम पता नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा। तो मैं सभी अध्यापक गण का और विद्यार्थी गण का स्वागत करूंगा कि मुझे मौका दिया। देखिए सर, सबसे बड़ी पता है क्या होती है सर, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपने अधिकारों को ही नहीं जानते। जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे तो हम किसी चीज को, अपने राइट को क्लेम नहीं कर सकते, हम परेशान होते रहते हैं। नो योर राइट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लॉ की टाइप्स के बारे में बताता हूं। जनरली हम लॉ की टाइप्स पढ़ते हैं, क्रिमिनल और सिविल लॉ। जो जनरली आम आदमी को पता होता है कि लॉ दो प्रकार का होता है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में मनी से रिलेटेड मैटर होते हैं जिसमें पुनिशमेंट का कोई रोल नहीं होता। अगर आप सिविल कोर्ट की डिक्री को पूरा नहीं करते हैं, कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, तो कोर्ट आपको 1 महीने की सिविल इंप्रिजनमेंट कर सकती है बस। क्रिमिनल लॉ में आपको, अगर आप कोई काम करेंगे जो कानून में जिसको मना किया हुआ है, तो आपको उसमें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट सिर्फ फाइन भी हो सकती है और आपको इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात आती है, लॉ सर 2 प्रकार का होता है सर। एक तो होता है सर सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा होता है सर प्रोसीजरल लॉ। सर जो सब्सटेंटिव लॉ होता है ना, वो आपके राइट्स और ड्यूटीज को बताता है, वो आपको अधिकार देता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो आपको ये अधिकार दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट को करने का। पेटेंट एक्ट आपको पेटेंट करने का अधिकार दे रहा है। और जो प्रोसीजरल लॉ होता है सर, आपको अधिकार तो दे दिया गया सर, अगर आपको अधिकार को क्लेम करने की प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है, तो आप अधिकार को क्लेम नहीं करेंगे सर। तो सर जो प्रोसीजरल लॉ है और सब्सटेंटिव लॉ है, वो एक दूसरे के, हम ये कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अधिकार तो दे दिया सरकार ने, अगर उसको अधिकार को क्लेम करने की प्रक्रिया सरकार ने बहुत जटिल बनाई हुई है, तो आप अधिकार को मोस्टली क्लेम भी नहीं करेंगे सर। तो सर टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं सारे प्रोसीजरल लॉ पे नहीं आ पाऊंगा। देखिए, अब अगर हम राइट्स की बात करें सर, स्क्रीन नजर आ रही है आप सभी को सर? नजर आ रही है स्क्रीन आपकी? ठीक है। देखिए, हमारे जो राइट्स होते हैं ना, हमारे राइट्स 3 प्रकार के होते हैं। जो आपके फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और स्टैट्यूटरी राइट्स। मोरल राइट्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो सोसाइटी में हमें, क्योंकि मोरल राइट्स को हम एनफोर्स नहीं करवा सकते। देखिए, अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप सभी को पता है कि हमारे संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं जिनको कोई नहीं छीन सकता। अब स्टार्टिंग में संविधान ने हमें सभी अधिकार दिए थे, बीच में
एक अधिकार संविधान ने फंडामेंटल राइट्स श्रेणी से हटाकर राइट्स अभी भी वो नहीं है, मतलब वो राइट स्टैट्यूटरी राइट से ऊपर है, वो राइट टू प्रॉपर्टी है। अब जो स्टैट्यूटरी राइट है, स्टैट्यूटरी राइट हर कोई आदमी क्लेम नहीं कर सकता। स्टैट्यूटरी राइट वही आदमी क्लेम कर सकता है अगर कानून में उस राइट्स की जो आपकी एसेंशियल्स दी गई हैं, अगर आप उन एसेंशियल्स को पूरा कर रहे हैं तब भी आप उस राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, जिनको हम अपने मूलभूत अधिकार कहते हैं, सबसे पहला अधिकार है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये हमारा आर्टिकल 14 कह रहा है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कानून है, कानून की नजरों में सब बराबर है और कानून सभी को समान रूप से प्रोटेक्शन देगा। अब आप सभी के माइंड में एक प्रश्न आएगा, सर हाथों की पांचों उंगलियां तो बराबर होती नहीं है, तो संविधान सबको इक्वल ट्रीट कैसे कर सकता है? तो जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी और 1950 के बाद हमारा संविधान लागू हुआ। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स आई, इंटरप्रिटेशन हुई, तो एक सिद्धांत निकल के आया, इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स। जितने एक जैसे लोग हैं उनमें ही इक्वालिटी होगी। अगर लोग एक जैसे नहीं हैं तो उसमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाएगा। जैसे जिन लोगों ने 60% से ऊपर मार्क्स ले लिए हैं, जिन्होंने 50% से ऊपर मार्क्स लिए हैं, जिन्होंने 40% से ऊपर मार्क्स लिए हैं, तो उनको हम इक्वल उसमें नहीं रख सकते। 60% के जितने भी लोग हैं उनको हम इक्वल रख सकते हैं, तो इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स में फॉलो करी जाएगी। अब जो हमारा संविधान है, संविधान ये भी कह रहा है कि रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे, सेक्स के ग्राउंड पे, बर्थ के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कोई आपको होटल्स में जाने से नहीं रोक सकता, वो ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदूज को ही खाना खिलाऊंगा, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मुस्लिम्स को ही खाना खिलाऊंगा, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फीमेल्स की एंट्री होटल में नहीं करने दूंगा। सेक्स के ग्राउंड पे, प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन को संविधान ने मना कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। और अब आप हम सभी एजुकेशन कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी ट्राई करते हैं, तो आर्टिकल 16 में ये कहा गया, राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है कि जितनी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं सभी में सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आएगा, सर आप ये तो कह रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर रिजर्वेशन क्यों की गई है? इसी आर्टिकल में एक प्रावधान किया गया है कि जो हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या बैकवर्ड के उससे वंचित रही थी समाज में अपने अधिकारों से, तो सरकार इन कास्ट को उठाने के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। संविधान ही उसको परमिट कर रहा है। और पहले हमारे समाज में छुआछूत बहुत थी, संविधान ने आर्टिकल 17 में साफ साफ मना कर दिया कि हमारे देश में छुआछूत का कोई स्थान नहीं है, अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया। और साथ के साथ आर्टिकल 18 ये कह रहा है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जितने भी जो सर की उपाधि लेते थे, राय बहादुर की उपाधि ब्रिटिशर से ली थी किन्हीं लोगों ने, वो सब टाइटल्स सरकार ने एबोलिश कर दिए गए। जैसे जो परमवीर चक्र है, पद्म विभूषण है, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज आपके टाइटल्स हैं, वही टाइटल्स आपको मतलब आप रख सकते हैं। आप अगर बाहर की सरकार कोई आपको अवार्ड दे रही है, वो भी आप नहीं ले सकते बगैर सरकार की परमिशन, आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आता है हमारा, ये हमारा राइट टू इक्वालिटी है। अब आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। देखिए, आजादी, सरकार ने आर्टिकल अनुच्छेद है हमारे संविधान में, वो हम सब नागरिकों को आजादी दे रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अब जो हमारा संविधान है उसमें मेंशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। अगर आप, हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ अपने व्यू को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। अगर आप किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, विद इन द लिमिट्स,
आप फेसबुक पे किसी भी सोशल मीडिया पे अपने व्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी सरकार आपको रोक नहीं सकती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप देश की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में बात करेंगे, जातियों में दंगे फैलाएंगे, देश की जो वैमनस्य है उसके अगेंस्ट में काम करेंगे। अब एक अधिकार, इस एक स्वतंत्रता का अधिकार और इस फंडामेंटल राइट में मिल रहा है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। सरकार आपको बगैर हथियार के इकट्ठा, आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हो रहे हैं तो आपको ये फंडामेंटल राइट है। अब कोई भी व्यक्ति एसोसिएशन बनाना चाहता है, कोई यूनियन बनाना चाहता है, ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस भी आर्टिकल 19 में आपको ये दिया गया है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप केरला नहीं जा सकते, आप हिमाचल नहीं जा सकते, आप राजस्थान नहीं जा सकते, आप गोवा नहीं जा सकते। जो ये आर्टिकल 19 है, ये आपको ये अधिकार भी दे रहा है कि आप पूरी कंट्री के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज, ये आर्टिकल आपको ये अधिकार भी दे रहा है टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उत्पन्न होगी, सर ये हमें फ्रीडम्स तो दे दी गई, क्या ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट हैं? क्या इनको क्या इन पे मतलब सरकार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती? हमारे जितने भी मूलभूत अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट फ्रीडम्स नहीं है। पब्लिक ऑर्डर के उसमें, सॉवरेनिटी के उसमें, फ्रेंडली रिलेशंस के उसमें सरकार रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, अब जैसे हमारा एक अधिकार है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21। देखिए अब आपके माइंड में एक प्रश्न आएगा कि सर मैंने क्राइम कर लिया, मुझे सरकार ने वो सजा दे दी। एक ही क्राइम की एक व्यक्ति को 2 बारी सजा नहीं मिल सकती। ये बात आपको आर्टिकल 20 बोल रहा है। आपने कोई क्राइम कर लिया, मान लीजिए आपने हेलमेट से आपका चालान कट गया, आपका चालान कट चुका है, एक ही क्राइम पे आपको 2 बारी चालान नहीं कटेगा आपका। अब 2 दिन बाद बगैर हेलमेट के चलाएंगे तब चालान कटेगा। आपने कि किसी कोई क्राइम कर दिया है, सरकार ने आपको सजा दे दी, कोर्ट ने सजा दे दी, दोबारा आपको सजा नहीं मिलेगी, तो इसको डबल जियोपार्डी का सिद्धांत बोलते हैं। और दूसरी बात, सरकार अगर आप पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, सरकार आपको अरेस्ट कर रही है, तो आपको सरकार को प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ये आर्टिकल आपको ये भी बता रहा है कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया, पुलिस स्टेशन से अदालत 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, 24 घंटे का मतलब ये नहीं है कि पुलिस को 24 घंटे का ऑथराइज मिल चुका है। पुलिस को वो बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि जब हमने इसको हिरासत में लिया और अदालत में इसको पेश किया तो जो टाइम था वो कहां पुलिस ने खर्च किया। एक हमें अधिकार है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, जो ये अधिकार है ना आर्टिकल 21, इस आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकार निकले हैं। अब जैसे हमने देखा होगा कि आज की डेट में हम जंगल में अवैध के कटाई नहीं कर सकते, पेड़ नहीं काट सकते, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं कर सकते। राइट टू इन्वायरमेंट इस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से निकला है। प्रोटेक्शन, राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मतलब सिंपल सरकार ने आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब सरकार ने आपको अरेस्ट नहीं किया, इसका राइट टू लाइफ से मतलब है नहीं। राइट टू लाइफ का मतलब है सरकार आपको जीवन जीने की वो सभी जरूरी अधिकार हैं, वो सब राइट टू लाइफ में आते हैं। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, मोस्टली ह्यूमन राइट्स को कवर कर रहा है। जो जो राइट टू लाइफ में जो भी राइट्स आते हैं वो सभी इस राइट टू लाइफ के पार्ट्स हैं, बहुत इनडायरेक्ट रूप से वो चीजें फंडामेंटल राइट्स बन चुकी हैं। अब राइट टू एजुकेशन, देखिए राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स तो दे दिया गया। अब हमारे देश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ग्रेजुएशन तक सबको एजुकेशन फ्री कर दी जाए, तो 14 साल तक के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन सरकार ने फ्री कर दी।
अभी हमारे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक डायरेक्शंस हैं कि जो हमारा संविधान है इन डायरेक्शंस को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा। उसमें भी राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन फॉर एवरीबॉडी है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब सरकार कोई भी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करेगी, उस व्यक्ति को मतलब फ्री में लीगल एड देगी एंड सारी कानूनी प्रक्रियाएं सरकार को पूरी करनी पड़ेंगी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये भी अधिकार हमारे संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स के रूप में दिया है कि जितनी भी ह्यूमन बींग्स में ट्रैफिकिंग है, मानव को एक व्यक्ति किसी मानव को बेच नहीं सकता और किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकता, बेगारी नहीं करवा सकता। आर्टिकल 23 इस चीज को प्रोहिबिट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि किन्हीं लोगों से फोर्स लेबर करवाई जा रही है, लोग मतलब वो उनको पैसे भी नहीं देता, जबरदस्ती उनसे मजदूरी करवा रहा है, तो अपने इस अधिकार को आप क्लेम कर सकते हैं, कोई आपसे करवा नहीं सकता, सरकार ने पूरा प्रोहिबिट किया हुआ है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, आर्टिकल 24 संविधान में ये भी फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में मिला हुआ है कि कोई भी बच्चे हैं, बच्चों को जितनी हैजार्डस इंडस्ट्रीज हैं उनको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हम बच्चों को घर में नौकर रख लेते हैं, 5 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को, वो कानूनी जुर्म है। अगर कोई कंप्लेंट भी कर देगा तो पुलिस बाउंड टू इन्वेस्टिगेट। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आएगा, मैंने ऊपर टाइटल में करना भूल गया चेंज, राइट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन। हमारे संविधान ने हमें यह भी अधिकार दिया है कि हम कोई भी धर्म अपनाएं, उस धर्म को माने। अब फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि स्टेट का अपना कोई धर्म होगा, स्टेट का कोई धर्म नहीं है। संविधान ने हमारे देश के नागरिकों को ये कह दिया कि आप मतलब किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आप किसी रिलीजन का प्रचार प्रसार तभी करेंगे जब आपको रिलीजियस मैनेज स्वतंत्रता होगी। तो संविधान 26 ये भी कह रहा है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए स्वतंत्र हैं। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए, जब हमारे देश में मुगल्स का शासन था तो मुगल्स ने जजिया कर लगाया हुआ था हिंदुओं के ऊपर। अगर आप हिंदू हैं, अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, आप रिलीजन उसमें रिलीजियस यात्रा में जाना चाहते हैं, तो आप पर टैक्स लगेगा। संविधान में इस टाइप के टैक्स को पूरी तरह प्रोहिबिट कर दिया कि कोई भी सरकार किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोशन करने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, आप बहुत सारे धार्मिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चलाते हैं। मान लीजिए क्रिश्चियन कम्युनिटी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रही है या हिंदू कम्युनिटी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रही है, आप किसी को रिलीजियस वर्शिप करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ये आपको फ्रीडम है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाएं, हर आदमी को अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी विद्यार्थी पर वो धार्मिक वो चीज थोपेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं। माइनॉरिटीज आपकी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लैंग्वेज की माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं। और आर्टिकल जो 29 है वो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट तभी प्रोटेक्ट होगा जब आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाएंगे। मान लीजिए कोई कल्चर है, कोई माइनॉरिटी कल्चर है, तो जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश करने का फंडामेंटल राइट दे दिया गया। अब इस फंडामेंटल राइट का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट के नियम कायदों को नहीं मानेंगे। अगर आपका माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन राज्य सरकार से ग्रांट ले रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस एडेड कॉलेज भी होते हैं, अगर आप राज्य सरकार से ग्रांट ले रहे हैं तो आपको राज्य सरकार के दूसरे नियम कायदों को मानना पड़ेगा। जो सरकार ने पैरामीटर्स फिक्स किए हुए इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए, वो मानने पड़ेंगे।
अगर आप राज्य सरकार से कोई ग्रांट नहीं ले रहे हैं तो आपको फंडामेंटल राइट है अपने इंस्टीट्यूशंस को चलाने का। इन फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एम्प्लॉय के फंडामेंटल राइट्स को मतलब इन्फ्रिंज कर देंगे। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आएगा, सर आपने इतने फंडामेंटल राइट्स तो हमें बता दिए, अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स किसी ने इन्फ्रिंज कर दिया, हम इस राइट्स को कैसे लागू करवाएंगे? सर राइट्स तो सारे बता देते हैं। देखिए, अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, हमारे संविधान में 2 आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। राइट इन्फ्रिंज होता है, आर्टिकल 32 में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील को लिख के वकील को हायर करके रिट डाल सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपके शिमला में या कहीं भी कुछ लोग हैं, उनका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, और कोई वहां कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई होटल वाला है, कोई रेस्टोरेंट वाला है, अगर वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, उन्होंने कंप्लेन करी, होटल रेस्टोरेंट वाले ने पुलिस से मिली भगत करके उनकी कंप्लेंट को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत आपको आर्टिकल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट आपकी जो लेटर है, अगर सुप्रीम कोर्ट को सच्चाई लगती है तो उस पर कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट करेगी, उसको एज ए रिट पिटिशन कंसीडर कर सकती है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आएगा, सर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के उसमें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको ये नहीं कहेगी कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। अब आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने की। आप सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। देखिए, आम आदमी को कोर्ट मतलब से पता होता है। अगर हम एक आम आदमी की बात करें तो हमें तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है, और हाई कोर्ट उससे छोटा है, जो स्टेट की कोर्ट्स के ऊपर है। तो आम आदमी को ज्यादा डिफरेंस नहीं पता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उसमें। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूं जो एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने 10वीं तक डिग्री कर ली, सॉरी 10वीं तक आपने पास कर लिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर क्या ये फंडामेंटल राइट्स सभी को अवेलेबल हैं? नहीं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के नागरिकों को ही अवेलेबल हैं, विदेशियों को अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारा जो ये फंडामेंटल राइट्स है, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को ही अवेलेबल है। हमारा देश, हम कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी विदेशी आदमी को रोक सकता है। जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं या कहीं भरते हैं कि सिटीजन ही अलाउ होते हैं, तो इस पर मतलब जो ये फंडामेंटल राइट है, ये हमारे देश के नागरिकों को ही अवेलेबल है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ये फंडामेंटल राइट्स भी हमारे देश के नागरिकों को अवेलेबल है। हमें अभी हमने 6 फ्रीडम्स पढ़ी थी अनुच्छेद 19 में, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पढ़ा था, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन पढ़ा था, फ्रीडम टू मूवमेंट पढ़ा था। ये जो बेसिक फ्रीडम्स हैं, ये भी हमारे देश के नागरिकों को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज का, माइनॉरिटीज का जो ये आर्टिकल है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी हमारे देश के नागरिकों को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। अब जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सभी को अवेलेबल्स हैं, एनमी एलियंस को छोड़ के, एनमी कंट्रीज को छोड़ के दूसरे फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं। मान लीजिए अभी हमारी चाइना से झड़प चल रही थी, अगर हमारे देश की सरकार उसको एनिमी डिक्लेयर कर देती, तो वो एनिमी एनिमी को भी ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, वैसे सभी फॉरेनर्स को ये राइट अवेलेबल है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ, ये सभी नागरिकों को अवेलेबल है। मान लीजिए कोई अगर यूरोप से कोई बच्चा आ जाए, सरकार का कर्तव्य है कि 14 साल तक उसकी एजुकेशन फ्री होगी।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट का राइट भी सभी को अवेलेबल है, जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन का फंडामेंटल राइट है ये भी सभी को अवेलेबल है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स का जो राइट है, जो रिलीजन से रिलेटेड राइट्स हैं ये सभी नागरिकों को अवेलेबल है। अब जो दूसरी बात आती है, अगर हम राइट्स की बात करें, हमारा सबसे पहले वास्ता पुलिस से पड़ता है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो हमें ये जानने का अधिकार है कि पुलिस हमें किस ग्राउंड पर अरेस्ट कर रही है। देखिए दो प्रकार के अपराध होते हैं, कोग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें वारंट होता है। अगर पुलिस आपको पकड़ने आई है तो पुलिस से पहले वारंट मांगेंगे। जब पुलिस आपको वारंट दिखाएगी तो वारंट में सब लिखा होगा कि पुलिस आपको क्यों अरेस्ट कर रही है। जो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, अरेस्ट विदाउट वारंट। अगर पुलिस कोग्निजेबल ऑफेंस में आपको अरेस्ट करने आई है, हिरासत में लेने आई है, तो आपको अधिकार है, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। पुलिस को वो अधिकार बताना पड़ेगा। पुलिस बगैर बताए आपको हिरासत में नहीं ले सकती। दूसरा अधिकार संविधान में भी दिया गया है, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो 24 घंटों के अंदर पुलिस को किसी भी सूरत में मैजिस्ट्रेट के सामने हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को पेश करना होगा। अब एक अपराध ये भी होता है, बेलेबल ऑफेंस भी होता है और नॉन बेलेबल ऑफेंस भी होता है। तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि अगर उसको पुलिस ने बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया है तो राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आएगा, सर आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि बेलेबल ऑफेंस क्या है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। देखिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जिसमें हमारी जो फौजदारी अदालतें हैं उनकी प्रक्रिया जिस कानून में दी गई है, हर कानून में के पीछे एक शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल में, सीआरपीसी के शेड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आईपीसी का कौन सा अपराध बेलेबल है, कौन सा अपराध नॉन बेलेबल है और कौन सा कोग्निजेबल है और कौन सा नॉन कोग्निजेबल है। तो अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बेलेबल ऑफेंस में हिरासत में लेती है तो व्यक्ति को अधिकार है कि भैया उसको बेल पर छोड़ दिया जाए, पुलिस उसको मना नहीं कर सकती। राइट टू ए फेयर ट्रायल, हर हिरासत में लिए हुए व्यक्ति का अधिकार है कि जो उसका ट्रायल है वो फेयर हो। राइट टू कंसल्ट ए लायर, आपने पिक्चरों में देखा होगा कि पुलिस किसी को हिरासत में लेती है तो व्यक्ति ये कहता है पहले मेरे वकील को बुला के लाओ। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है, इंटेरोगेशन करती है, तो आपको अपने वकील से कंसल्ट करने का फंडामेंटल राइट है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है और उसके पास पैसे नहीं है अपने केस को डिफेंड करने के लिए, तो सरकार उसको फ्री लीगल एड भी मुहैया कराएगी, फ्री कानूनी सहायता भी मुहैया कराएगी। सरकार ने कानून भी बनाया हुआ है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का, जिसके अंदर औरतों को, फीमेल्स को, बच्चों को जिसकी इनकम लो इनकम है, जिनकी उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और जो बाढ़ पीड़ित हैं, दंगा पीड़ित हैं, उसमें आपको फ्री लीगल एड प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति एंटाइटल्ड हैं, उनको कानून कोर्ट फ्री में कानूनी सहायता देगी। अब पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो व्यक्ति को ये डर होता है कि यार पुलिस मेरे को मारेगी। हर व्यक्ति को डर होता है, मार से देखो हर व्यक्ति को डर लगता है। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में ले, आप पुलिस को हिरासत में लेते ही ये कहो कि जी मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ, ये आपका फंडामेंटल राइट है। पुलिस ऑफिसर कैन नॉट रिफ्यूज कि मैं आपका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाऊंगा। अगर पुलिस ऑफिसर मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाता तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आप ये कहते हो कि अगर पुलिस आपको हिरासत में लेती है, अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ, फिर पुलिस हिरासत में अगर आपको मारेगी, पीटेगी, तो कहीं ना कहीं चोट के निशान होंगे शरीर के ऊपर। वो एक प्रूफ हो जाएगा कि पुलिस ने आप पर 3rd डिग्री करी है, पुलिस ने आपको मारा पीटा है, तो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए ये पुलिस से रिलेटेड वो हैं। अब दूसरी जो बड़ी बात आती है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए हम जब जीवन में कोई भी काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि हम जीवन में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें मतलब वो चीजें बाइंडिंग होती हैं। जैसे कि विनीत सर हैं,
विनीत सर ने कौशल सर को ये कहा कि कौशल सर, मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं 1 लाख रुपए में। कौशल सर ने हाँ कर दी, हाँ जी मैं आपको कार आपकी खरीदता हूं। विनीत सर ने ऑफर किया, कौशल सर ने एक्सेप्ट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट का कानून है, ये कॉन्ट्रैक्ट का कानून जितनी भी सिविल चीजें हैं, उन सभी चीजों में मतलब हम हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अभी जैसे आप सभी बच्चे जब फार्मेसी कर लेंगे, आप सभी बच्चे जब फार्मेसी कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे शॉप्स खोलेंगे अपनी, बहुत सारे बच्चे किसी कंपनीज में काम करेंगे, और बहुत सारे बच्चे आगे फर्दर रिसर्च के लिए चले जाएंगे। चाहे आप शॉप खोलोगे, चाहे आप काम करोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, सामने वाला जॉब करते हुए आपको ऑफर लेटर देता है। ऑफर लेटर का मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है आपके साथ। जब सामने वाला आपको ऑफर लेटर दे रहा है, तो ऑफर लेटर में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे कि सैलरी कितनी है, छुट्टी कितनी मिलेंगी, तनख्वाह कितनी मिलेगी। मान लीजिए कंपनी के काम करते हुए मैं अपना कोई पर्सनल एक्सपेंस हो जाता है, तो मेरे को उसकी रिम्बर्समेंट कैसे मिलेगी। और आज की डेट में अभी जैसे कोरोना चल रहा है अभी, या कोई दंगा हो गया अभी, जैसे कल भारत बंद आंदोलन हो गया, कई बार आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी ऐसे सर्कमस्टांसिस की वजह से आप मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करवा पाते, तो कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉजेस भी होती हैं। एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, जो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। हम अपने घर में सफेदी भी करवाते हैं, अपना घर भी बनवाते हैं, हम कोई भी बिजनेस डीलिंग करते हैं, उसका एक एग्रीमेंट तैयार करवा लें। जब आप एग्रीमेंट तैयार करवाएंगे, सामने वाला आदमी अपने उस एग्रीमेंट से विमुख नहीं हो सकता। हर एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। अब जैसे जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, कानून में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ कहा गया है कि उन कॉन्ट्रैक्ट की कोई सेंटिटी नहीं है। अब एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कोई व्यक्ति किसी से ये कॉन्ट्रैक्ट करे कि भैया तू सारी जिंदगी शादी नहीं करवाएगा, वो भी वॉइड है। कोई व्यक्ति ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिससे किसी को व्यापार करने में बाधा उत्पन्न हो। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज आल्सो वाइड। कोई किसी व्यक्ति से ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते हुए सामने वाले एम्प्लॉयर ने ये क्लोज डाल दी कि आप आज के बाद जब मेरी कंपनी से नौकरी छोड़ोगे कहीं जॉब नहीं करोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट में वो व्यक्ति ये क्लोज भी नहीं डाल सकता कि भैया आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करोगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हैं जो इम्पॉसिबल हैं, जैसे कि आजकल जो हमारे यंग जनरेशन है, या जो किसी से प्यार करता है, मैं तेरे लिए चांद के तारे तोड़ लाऊं, चांद ले आऊंगा, या तारे तोड़ लाऊंगा। अगर आप किसी को ये प्रॉमिस करते हो कि मैं तेरे को 1 करोड़ रुपया दूंगा, तू मेरे लिए तारे तोड़ ला, और कोई अगर आप किसी को इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए कहते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड है, उसकी कोई सेंटिटी नहीं है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें होना बहुत जरूरी है। ऑफर का भी होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस का भी होना जरूरी है, कंसिडरेशन का भी होना जरूरी है। दूसरी बात का होना जरूरी है, जो पार्टीज है वो माइनर ना हो। 18 साल से कम 18 साल से कम अगर कोई पार्टी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात, पार्टीज का साउंड माइंड होना जरूरी है, और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। देखिए, हमने राइट्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब आपके माइंड में ये आएगा, सर क्या किसी कानून में कोई ड्यूटीज दी गई हैं? यस, हमारे कानून में ड्यूटीज दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे पहले 10 ड्यूटीज थी, अब 11 ड्यूटीज हैं, जिसमें संविधान की पालना करना, हमारे देश की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, और ये सब ड्यूटीज हमें दी गई हैं। और एक जो हमारा जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन का, सूचना का अधिकार,
पहले सूचना का अधिकार डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, अब तो कानून बन चुका है, आरटीआई एक्ट बन चुका है। पहले जो सूचना का अधिकार था आर्टिकल 21 में से निकला था। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में ये कहा था कि सूचना के अधिकार के बिना जीवन जीने का अधिकार निरर्थक है। कोई भी सूचना जो किसी सरकार के पास है, सरकार किसी सूचना को दबा नहीं सकती है। अब सूचना के अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप हर प्रकार की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 के तहत आप जो ये मैंने स्लाइड में सूचनाएं हैं, कुछ सूचनाएं आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई भी सूचना जो हमारे देश की सॉवरेनिटी को अफेक्ट कर रही है, हमारी सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रही है, हमारी स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है, सरकार वो आपको सूचना देने से मना कर सकती है। ऐसी कोई सूचना जिसको कोर्ट ने देने से स्पेसिफिकली मना किया है, उसको भी सरकार देने से मना कर सकती है। पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को बहुत सारे अधिकार हैं। कोई सूचना उन अधिकारों को ब्रीच कर रही है तो वो भी सूचना देने से मना किया जा सकता है। ऐसी सूचना कोई कॉमर्शियल सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट है सरकारी कंपनीज के बीच में, तो उसको सूचना को देने से भी मना किया जा सकता है। कोई सूचना किसी हमें फॉरेन कंट्री से कॉन्फिडेंस के रूप में, मतलब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के रूप में मिली है, जैसे चाइनीज गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने, फ्रांस गवर्नमेंट ने, बहुत सारी सरकारें सूचना आदान प्रदान करती हैं, तो वो सूचना भी आप नहीं मान सकते। अभी आपने एक डिसीजन पढ़ा था सीआईसी का, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उन्होंने ये कहा था कि एक पत्नी अपने पति की आय की सूचना आरटीआई से मांग सकती है। मान लीजिए आपको 50,000 सैलरी मिल रही है और आप अपने घर में छुपाते हैं, पत्नी को नहीं बताते, कहते जी मेरे को तो 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो सूचना अधिकारी ने कहा कि वो सूचना आपकी पत्नी आपसे मांग सकती है। कैबिनेट पेपर्स को सरकार देने से मना कर सकती है। आप किसी की पर्सनल सूचना नहीं मांग सकते। आप ये आरटीआई नहीं लगा सकते कि मोदी जी के कपड़ों का नाप क्या है, ऐसी कोई सूचना नहीं मांग सकते जो पर्सनल थिंग से रिलेटेड है। आपको अपील में यह साबित करना पड़ेगा कि सूचना की पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या है। दीपक सर, सॉरी टू इंटरप्ट देखिए अब एक सॉरी टू इंटरप्ट Yes, सर, 3 या 4 मिनट हार्डली हम आपको दे पाएंगे सर। और कोई बात नहीं सर, मैं 1 मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं सर, एक मिनट में कंक्लूड कर रहा थैंक हूं यू सो सर। मच सर। वैसे लॉ एक ऐसी चीज है जिसको मतलब नहीं किया जा सकता 40 मिनट में। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जब से हमारे देश में कानून बनना स्टार्ट हुआ है, हम तभी से कानून बना रहे हैं, आम आदमी को कानून का नहीं पता। और हमारा कानून इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत टाइम से तो वकीलों को भी समझ में नहीं आता। तो हमारे देश में कानून को सिंप्लीफाई करने की बहुत जरूरत है। पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी इन दी टर्म्स ऑफ लॉ इलिटरेट हैं। तो मैं एक ये बात कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सभी लीगल एक्सपर्ट बने, आप सभी अपने अधिकारों को जानें। किसी की कोई क्वेरी हो तो सर मुझसे पूछ सकता है सर। विनीत सर। स्टूडेंट्स में से भी या फैकल्टी में से किसी के कोई क्वेश्चंस है तो वो सर से पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए क्वेश्चंस किसी के है तो। कुशल सर, कुशल सर आप प्रोसीड करें, जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं रोक दूंगा आपको। Okay. Thank you, Miglani sir. So we have got to hear a lot of good things and new human rights which are entitled for each one of us. And this was a very informative and this was very informative session. So as we have obtained from your slides that so human beings are being sorry sir. सर आपने हमें बहुत अच्छी चीजों के बारे में बताया, बहुत सारे अच्छे राइट्स हमें बताए। सो जो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल हैं और कुछ राइट जो है वो स्पेशली इंडियंस को दिए गए हैं। बहुत बढ़िया।
अगर हम इन राइट्स को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो कौन कौन सी चीजें जो अराइज हो सकती हैं उनके बारे में आपने हमें बताया, लाइक डिस्क्रिमिनेशन, इंटॉलरेंस, इनजस्टिस, ऑपरेशन एंड स्लेवरी। इस तरह की चीजें जो है वो अराइज हो सकती हैं अगर कोई अपने राइट्स को अच्छी तरह से नहीं जानता है। सो दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, सर। वी थैंक यू, and on the behalf of Government College of Pharmacy, Rodu, I would like to thanks all the participants, especially our speaker. Thank you. दीपक सर, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे सर, जो आपकी Yes, sir. प्रेजेंटेशन है वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सर, मैं आपसे शेयर कर लूंगा, कोई आपत्ति नहीं है सर मुझे। सेकेंडली, वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर फ्यू मोर सेशंस विद यू इन फ्यूचर। बिल्कुल सर। सर जी बिल्कुल सर। जी सर एक्चुअल में पता है क्या है सर, अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जी। बिकॉज आप सभी कोई बिजनेस करेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा दवाई बनाने वाली, या कहीं जॉब भी करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग पे एक सेशन हो सकता है कि किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, बच्चे क्या क्या बातों का ध्यान रखें कहीं जॉब करते हुए सर, या आप कहीं कोई काम करवाते हुए। तो ठीक है, आई थिंक ये अच्छा टॉपिक भी रहेगा, बच्चों से रेलेवेंट भी रहेगा, तो वी कैन लुक बिल्कुल फॉरवर्ड सर। सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। लास्टली सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। कोई क्वेश्चंस होगा तो मैं आपको सेंड करता हूँ, और एक छोटा सा वीडियो है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, मैं वो प्ले करना चाहूँगा, तो प्लीज सर, प्लीज। Can you tell which of these children was not born free? Can you tell which of these children was not born equal? Can you tell which of these children does not deserve to be treated with dignity? We can. Human right number one. We're all born free and equal. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. ये एक छोटा सा वीडियो था यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से, जिनके एसोसिएशन में हम ये वेबिनार करवा रहे हैं अभी, तो ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को सर, थैंक यू सर, थैंक यू, सो मच। सो वी कैन आई थिंक एंड द सेशन नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।